नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के वीडियो से संबंधित ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड में अंतर और ऑन ग्रिड में भी नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में डिफरेंसेस क्या क्या हैं उसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। इससे संबंधित जो मैं टॉपिक इसमें कवर करूंगा, जो स्क्रीन पे भी शो रहा होगा, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड पावर जनरेशन किस तरह से होता है, किसको कहते हैं, एडवांटेज ऑन ग्रिड के क्या क्या हैं, डिस्कॉम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसके एडवांटेज हैं वो बताऊंगा। और क्या आप ऑन ऑफ ग्रिड कोई सिस्टम सिर्फ अपने यूज के लिए लगाएं और ग्रिड से कनेक्ट नहीं करें तो कर सकते हैं, और इसके लिए क्या सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसको मैं इसमें बताऊंगा। ऑन ग्रिड में विथ स्टोरेज और विदाउट स्टोरेज लगा सकते हैं कि नहीं, और लगाने के टर्म्स में क्या कंडीशन रहेगी जब कब आप विथ स्टोरेज लगा सकते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, विथ स्टोरेज और विदाउट स्टोरेज में क्या डिफरेंस आएंगे मैं उसको बताऊंगा। फिर लास्टली मैं नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में भी अंतर बताऊंगा आपको। जैसे नेट मीटरिंग में हमेशा जनरेशन को जो है कंज्यूमर के आउटगोइंग साइड में, लोड साइड में कनेक्ट करते हैं, और ग्रॉस मीटरिंग में हमेशा जो है मीटर के इनपुट साइड में, मतलब डिस्कॉम साइड में कनेक्ट करते हैं। और इसमें जो भी डिफरेंसेस रहती हैं, इसमें हमेशा यूनिट कैरी फॉरवर्ड नेट मीटरिंग में होती है, और ग्रॉस मीटरिंग में अमाउंट वो कैरी फॉरवर्ड थे। और लास्टली जो ये इसमें अमाउंट जो है आपके सेटलमेंट पीरियड में आपके बिल में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, और इसमें ये कैश पे से, इस तरह के ढेर सारे मल्टीपल डिफरेंसेस जो हैं कनेक्टिविटी से रिलेटेड ऑल सब चीज़ों को मैं इसमें बताऊंगा। इससे संबंधित वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने ये बताया, ये सारी चीज़ों को मैं इसमें बताऊँगा सिंपली। अब जैसे ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड उसको कहते हैं जहाँ पे अपनी लाइनें जो है डिस्कॉम की लाइनें नहीं हैं, और वहाँ पे अपने को कुछ पावर जनरेशन सोलर से या फिर आरई जनरेशन कुछ भी है तो उसके थ्रू अपन इसको कर सकते हैं। इसके लिए जनरेशन हमेशा ये डीसी पे होती है, या तो डीसी लोड रहेगी या फिर बैटरी और इन्वर्टर के थ्रू जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऑफ ग्रिड में ये रहती है। और ऑन ग्रिड में क्या बैटरी बैकअप होना जरूरी नहीं है। इस केस में जो इन्वर्टर से ग्रिड सिंक्रोनाइज रहता है, जो भी पावर आप जनरेट करेंगे वो इन्वर्टर से एसी में, डीसी से एसी में कन्वर्ट होकर आपके घर में यूज के लिए मिलेंगे, और जो एक्सेस पावर होगी वो ग्रिड को एक्सपोर्ट होगी, और जो जब आपको ज़रूरत रहेगी ग्रिड से इंपोर्ट होगी। इस तरह से ऑन ग्रिड में ये व्यवस्थाएं हैं। जैसे मैं ऑफ ग्रिड में इरिगेशन पंप की बात करूं, जो कुसुम बी में ऑलमोस्ट लगती है, इसमें डीसी पंप होती है। इसमें इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होती, ना बैटरी की ना इन्वर्टर की। जो जनरेट हुआ डीसी पे जनरेट हुआ, और डीसी सोर्स डीसी लोड है तो इससे ये करके लिफ्ट इरिगेशन ये किए जाते हैं। सिमिलरली मैं आपको ऑन ग्रिड से रिलेटेड एक नेटवर्क में बताना चाहूँगा। जैसे सोलर पावर जो भी जनरेट हुई, सो ये डीसी स्विच आइसोलेटर हुआ। उसके बाद जो है इसमें इन्वर्टर से एसी से डीसी कन्वर्ट हुई, एसी स्विच हुई, और उसके बाद जो है ये सोलर जनरेशन मीटर जो भी हैं, जो भी जनरेट हुआ उसको काउंट करने के लिए। उसके बाद जो है अपनी लोड जो भी है लोड पैनल है उस पर कनेक्ट होगी, यहाँ से जो है लोड यूज होगी, और जो एक्सेस रहेगी वो ग्रिड को एक्सपोर्ट होगी। सिमिलरली एट द टाइम जो है ग्रिड से इंपोर्ट भी हो सकती है इसको यूज करने के लिए। तो इसको ये नेट मीटरिंग जो है बोला जाता है, ग्रिड कनेक्टेड और या फिर नेट मीटरिंग। इसी को जो है इसको ऑफ ग्रिड को स्टैंड अलोन, और इसको जो है ग्रिड कनेक्टेड बोले जाते हैं। और इसमें ग्रिड कनेक्टेड या नेट मीटरिंग या क्रॉस मीटरिंग, ये सारी चीज़ें इसको बोली जाते हैं। और इसमें बैटरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है इसमें भी। सिमिलरली मैं फिर आगे बात करता हूँ एडवांटेज ग्रिड कनेक्टर का एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या होगा, और एज ए डिस्कॉम और इन्वायरमेंटल क्या क्या होगा वो मैं बताना। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको इसका रिबेट मिलेगा, जो भी जनरेट आप करेंगे उसके टर्म्स में आपके टैरिफ के इक्विवेलेंट जो है आपको जो है, मतलब उतनी आप ग्रिड से कम ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स जो है वो आपको जो है एनर्जी सेविंग बिल में मिलेगी। दूसरी जो है ये जो है वो आपके छत पे जो वैकेंट स्पेस हैं उसको यूटिलाइज करने में ये आपको काम देगा। तीसरी ये हो जो कम से मिनिमम टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन इसकी होती है 60 डेज में, ये टाइम पीरियड माना गया। मगर मटेरियल अवेलेबल रहे तो 2-3 दिन में स्ट्रक्चर कस के जो इंस्टॉल कर देंगे। पूरी इंस्टॉलेशन परसेंट एडमीटर ये सब लगने के टाइमलाइन रेगुलेशन में 60 डेज है, तो 60 दिन में पावर। जबकि जो मेजर पावर स्टेशन जो हैं उसको बनने में तो 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं पावर जनरेट करने में, लेकिन आपको जो है ये मिनिमम 60 डेज में ये जनरेट कर सकते हैं।
तीसरी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुआ जो इसके लिए आपको जो है कोई भी लाइन की, जैसे कोई भी पावर जनरेशन स्टेशन जो है दूरस्थ रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, उससे पावर लाने के लिए जो अपने को लाइनों की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि इसके केस में कोई लाइनों की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो भी जनरेट हुआ आप इंस्टेंट यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है आपकी जो है वोल्टेज की जैसे समस्या रहती है, डिस्कॉम से जब पावर लेते हैं अपने दूरस्थ कहीं गांव में है यहाँ, तो वहाँ वोल्टेज, इस केस में वोल्टेज की समस्या भी नहीं रहनी है। आप जो भी जनरेट कर रहे हैं अपने इन्वर्टर थ्रू वोल्टेज से आप वो यूज कर सकते हैं, तो वोल्टेज समस्या भी इसमें आपको नहीं रहनी है। सिमिलरली मैं बात करूँ जो अगर आप रिन्यूएबल परचेज ओब्लिगेशन वाले इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपको ये मैंडेट कर रखा है जितने आपको रिन्यूएबल से यूज करने हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स होंगे। अगली बात करूं मैं डिस्कॉम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये डिस्कॉम जैसे पावर स्टेशन से जो जनरेट करके बिजली आप तक लाती है, तो ऑलमोस्ट जनरेशन का जो रहता है आपको 1 यूनिट अगर कंजम्पशन हो रही है कंज्यूमर पे, तो डिस्कॉम 2 यूनिट मतलब 1.5 से 2 यूनिट तक लगता है। दैट मीन्स है जो वो 1 यूनिट आप यूज कर लेंगे तो डिस्कॉम को नहीं लाना पड़ेगा, मतलब वो आधे यूनिट का उनको से भी हो जाता है। तो TND लॉस रिडक्शन जो है डिस्कॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसके लॉस रिडक्शन में ये हेल्प करेगा। जो भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो भी ग्रिड कनेक्टेड है और वो लगाते चले जाते हैं, तो उससे वो जो लाने में पावर लॉसेस हो रहे थे थ्रू पावर स्टेशन से, वो लॉसेस इनके कम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के कम होंगे। तीसरी बात करूं जो इसमें जो है पीक लोड मैनेजमेंट, कभी जिसमें पीक लोड हो रही है डे टाइम में, कभी किसी का सुबह हो रहा है, तो वो भी क्या है पीक लोड भी जो है मैनेजमेंट इससे अच्छी होगी। और डे टाइम में जो है पीक लोड कभी नॉर्मली नहीं है, क्योंकि पावर जनरेशन जो भी है सोलर रूफटॉप से कंज्यूमर वो यूज कर रहा है। दैट मीन्स डिस्कॉम को जो है उस टाइम में जो है पीक लोड नहीं होगा। सिमिलरली जो है इससे क्या है जो ये इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्योंकि पावर स्टेशन जो है मेजर सोर्स ऑफ CO2 इमिशंस का है, तो अगर कंज्यूमर जो है डिस्कॉम कंज्यूमर अगर लगाता है ये सोलर रूफटॉप, तो ये पावर जनरेशन इतनी इक्विवेलेंट जो है पावर जनरेशन नहीं होगी। दैट मीन्स वो CO2 इमिशन नहीं होगा। CO2 इमिशन नहीं होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और वेदर कंडीशन वगैरह सब इंप्रूव हैं, तो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लगाया जाना अच्छी बात है। तीसरी आगे मैं बात करूं जो सोलर रूफटॉप अगर कैप्टिव यूज के लिए अपन लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर आप खुद के यूज के लिए लगा रहे हैं तो एमआरआर जो बिफोर मीटर से पहले का है वो कैप्टिव वो बोले जाते हैं, जो अपग्रेड वाली चीज़ें। अगर वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी MNRE द्वारा। और ग्रिड कनेक्शन बैटरी और विदाउट स्टोरेज कर सकते हैं कि नहीं, हाँ इसको भी आप ग्रिड कनेक्टेड जो है विद बैकअप बैटरी स्टोरेज लगा सकते हैं, जैसा कि रेगुलेशन में 6.63 में ये दिया हुआ। लेकिन इसके लिए आपको ये रहेगी कि आपको अरेंजमेंट इस तरह से करना रहेगा जब वो ग्रिड की पावर सप्लाई गई हुई रहे, तो कोई भी पावर फ्लो जो है ग्रिड की तरफ ना हो, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। तो आपको ये इंश्योर करके आप ये बैटरी बैकअप के साथ भी लगा सकते हैं। इसमें डिफरेंसेस जैसे मैं आपको ग्रिड कनेक्टेड RE सिस्टम विथ और विदाउट बैटरी बैकअप में क्या क्या डिफरेंसेस आएगी वो मैं जैसे आपको बताता हूँ। विदाउट RE मतलब सोलर रूफटॉप विदाउट स्टोरेज, सोलर रूफटॉप विथ स्टोरेज। तो जैसे ये हुआ विदाउट बैटरी का, और इसमें बात करें तो जैसे विथ बैटरी है, DC लोड हुआ, और ये सिमिलरली जो है ये बैटरी हुआ, तो ये बैटरी के साथ भी DC लोड डायरेक्ट भी यूज किया जा सकता है, इन्वर्टर थ्रू भी ये यूज किया जा सकता है, और ग्रिड को भी दिया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है ये ग्रिड कनेक्टेड विद स्टोरेज। और इससे जो है फ़ायदा क्या क्या होना, जैसे इसमें क्या होता है जो बैटरी अगर नहीं है तो जो भी एक्सेस जनरेशन हो रहा है कंज्यूमर के यूटिलाइजेशन के बाद जो है एक्सपोर्ट जो है ग्रिड को होगा। जब और वैन और नीडेड जब आपको ज़रूरत होगी तब आप ग्रिड से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है जो भी जनरेट होगा सबसे पहले आप चाहें तो बैटरी में स्टोर की जा सकती है, उसके बाद जो ज़रूरत हो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे एक्सेस अगर होगा तब वो ग्रिड को एक्सपोर्ट होगी। और वैन और जब आपको नीड रहेगी तो आप चाहें तो बैटरी से यूज कर सकते हैं या ग्रिड से भी ले सकते हैं। इस ग्रिड स्टोरेज में ये रहेगी विथ स्टोरेज में। इसमें क्या जब ये ग्रिड ऑफ होगा, ये नॉर्मली इन्वर्टर से सिंक्रोनाइज रहता है। अगर जो ये ऑफ हुआ मतलब इसकी पैनल की जो है सर्किट इनकम्प्लीट रहेगी, तो इस केसेस में क्या है जनरेशन भी नहीं होगा, जनरेशन इफेक्टेड रहेगा। लेकिन इस केसेस में अपन बात करें RE विथ स्टोरेज में, चूँकि ये बैटरी है तो बैटरी के थ्रू जो है ये अपन जो भी जनरेट करेंगे, चूँकि DC जनरेटर और DC चार्जर के थ्रू बैटरी चार्ज हो सकता है, इस केस में आपकी जनरेशन इफेक्टेड नहीं होगी, आप यूज कर सकते हैं बैटरी को चार्ज करने में।
सिमिलरली अगर जो ग्रिड फेल हुआ, मतलब ग्रिड की सप्लाई गई, तो आपकी पूरी घर जो है डार्क हो जानी है। सोलर पैनल लगाने के बाद भी आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आप वो ग्रिड सप्लाई ऑफ होने के बाद रात को या जो भी रहेगा, आप रात को भी इसको पावर सप्लाई एज ए बैकअप यूज कर सकते हैं। REBT स्टोरेज में बैटरी के थ्रू ये यूज किया जा सकता है। आगे मैं इसमें और डिफरेंस बताऊँ आपको। इसमें जैसे ये चूंकि बैटरी इसमें नहीं रहता है, तो इसका कॉस्ट जो है विद स्टोरेज के कॉस्ट से बहुत ही कम होता है। मेजर कॉस्ट बैटरी का रहता है। अगर बैटरी कॉस्ट ऐड करेंगे तो ये कॉस्ट जो है RE स्टोरेज का बढ़ेगा। नाइट आवर में कोई जनरेशन नहीं, इसमें नाइट आवर में नो सेलर जनरेशन, हैंस पावर डिमांड आर मीट ओनली थ्रू ड्रॉवल और ग्रिड। आप इस केसेस में नाइट आवर में कोई चूंकि जनरेशन आपकी हो नहीं रही है, तो आपको जो भी पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी आप ग्रिड से ही लेंगे। लेकिन इस केसेस में क्या रहेगा, जो आप जो है सोलर जनरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो अपनी बैटरी जो लगा रखी है उससे भी आप पावर जो है यूटिलाइज कर सकते हैं और ग्रिड से भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ें इसमें आपके लिए अवेलेबल रहना है। और इसमें बात करूँ जो इसमें DC सोलर जनरेशन फर्स्ट चार्ज द बैटरी, देन कन्वर्टेड टू DC टू AC इन्वर्टर एंड यूटिलाइज द कंज्यूमर लोड एंड सरप्लस पावर एक्सपोर्टेड टू गुड, हैंस एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड बोथ रिड्यूस इफ स्टोरेज डिवाइस हैविंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग लेवल। मतलब इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने जो भी जनरेट किया वो पहले बैटरी में, अगर वो बैटरी नहीं रहती तो आप पूरी अपने यूज के बाद एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप यहाँ एक्सपोर्ट के पार्ट को जो है बैटरी में यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स आप एक्सपोर्ट भी आपकी कम हो रही है। और चूंकि जो बैटरी में चार्ज कर रखा है, आप चाहे तो नाइट आवर में और या फिर किसी डे में आप बैटरी से यूज करते हैं। दैट मीन्स जो है वो आप जो एक्सपोर्ट कर चुके थे और फिर जो आपको जब जरूरत हुई तब आपने इम्पोर्ट किया, तो मतलब वो इम्पोर्ट भी कम हो सकती है। इस केस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों कम किया जा सकता है। लेकिन नेट जो है वही भी रह सकती है। इसमें अलग अलग सिनेरियो बन सकते हैं। जब विथ स्टोरेज सिंस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिड्यूस्ड एंड जनरेटेड यूनिट आर यूटिलाइज, हैंस एट द एंड ऑफ सेटलमेंट पीरियड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पावर टैरिफ एंड रेट। इसमें क्या रहती है, जो आपकी कोई जनरेशन एक्सपोर्टेड जो है एट द सेटलमेंट पीरियड के बाद भी डिस्कॉम के पास अगर रह जाती है, तो उसका आपको जो है चार्ज आपको डिस्कॉम जो है आपको पे करती है। लेकिन वो रेट जो रहती है जो आपने लिया है उस रेट से काफ़ी कम रहता है। दैट मीन्स अगर जो आप लेने वाला ही इम्पोर्टेड को कम कर सकें, मतलब एट पॉसिबल जितना कम से कम दें, तो आपको नेट पैसे तो उसके कम मिलेंगे। लेकिन इन द टाइम आप चूंकि ड्रॉ कम कर रहे हैं, तो आपको इसमें RE स्टोरेज में ये बेनिफिट्स ही होना है। पैसे एट द सेटलमेंट पीरियड में आपको कम मिलेंगे, लेकिन आपकी नेट जो है रेट डिफरेंस के कारण जो है आपको इसमें बेनिफिट होंगे। दूसरा, एक इसमें TOD की बात कर रहा हूँ। अभी नई सिनेरियो में क्या आ रही है, जो TOD टैरिफ आ रही है। तीन पावर टैरिफ जो है 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। 8-8 घंटे के ऑलमोस्ट जो एक पीक आवर होगा, नॉर्मल आवर होगा और ऑफ पीक आवर होगा। तो इसमें रेट्स अलग अलग हैं। पीक आवर में आपके जो हैं 100 रुपये जैसे नॉर्मल थी, तो वो पीक आवर में 120 रुपये या 110 रुपया रहेगा। और नॉर्मल में नॉर्मल 100 रुपया रहेगा। और इधर जो रहेगी जब ऑफ पीक आवर्स रहेगी, सोलर डेज मतलब नॉर्मली वो दिन का रहेगा, तो वो 80 रुपया भी हो सकता है। तो इस तरह से आप बैटरी बैकअप के लगा के आप चाहें तो ये कर सकते हैं, जो दिन में जो है आप एज पॉसिबल एज जो है ग्रिड से ड्रॉ करें, ताकि जो है आपकी 80 रुपये के रेट से मिले। इन जनरल में 1000 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब 100 रुपये की बात कर रहा हूँ। जो भी रेट रहेगा उसका 80% से आपको मिलेगा। और शाम के टाइम नॉर्मली पीक आवर जो है या तो मॉर्निंग या किसी डे में या फिर इवनिंग में रहेगा। पीक आवर में आप ऐसा करें, अपनी बैटरी से जो स्टोर कर रखा है उससे यूज करें, ताकि इससे भी क्या होगा, जो आपकी जो है पावर कंजम्पशन जो है रिड्यूस होना है, पावर बिल। तो इसको भी आप एक ये मेजर जो ऑलमोस्ट जो है साल भर में लगभग सारे स्टेट में नोटिफाइड हो जाएंगे, सारे कंज्यूमर के लिए। अभी कुछ ST कंज्यूमर्स के लिए हैं TOD टैरिफ। टाइम ऑफ डे, यूज ऑफ टाइम ऑफ डे TOD का मतलब हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये टैरिफ डिसाइड होती है। ये भी है। तो इसके केस में भी आप इसको प्रॉपर बैटरी बैकअप के साथ वो प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं आप रेट्स को, पावर रेट्स को। सिमिलरली मैं नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। नेट मीटरिंग को कहते हैं और ग्रॉस मीटरिंग किसको कहते हैं, और कब ये अपने को नेट मीटरिंग लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, नेट लेना चाहिए या ग्रॉस लेना चाहिए। इसमें मैं नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में आपको बता दूं। जैसे नेट मीटरिंग में क्या है, जो अगर आपको पैसे की हर महीने बिल में पैसे को क्रेडिट लेना है, तब आप ग्रॉस मीटरिंग ले सकते हैं। अगर नेट आपको यूनिट की क्रेडिट लेनी है हर महीने और सेटलमेंट पीरियड पे आपको पैसे की क्रेडिट दी जाएगी, तब आप नेट मीटर लें। और इसमें ग्रॉस पीरियड में सेटलमेंट पीरियड जो भी मैं बताऊंगा नीचे, उसमें आपको जो ये पैसे जो कैश भी दिए जा सकते हैं। तो ये नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग में मेजर डिफरेंस है। मैं इसमें फिर ये भी रिकमेंड करूँगा कि आपको करना क्या चाहिए, नेट में लेना चाहिए कि ग्रॉस में लेना चाहिए।
सिमिलरली मैं आगे बात करता हूं जिसमें सोलर जनरेशन जो भी होगा वो इनपुट साइड में इसका कनेक्टेड होगा, जाकि दैट मीन्स लोड साइड मीटर जो भी लगे हुए हैं कंज्यूमर के, उसके लोड साइड इनमें जिधर है उधर ये नेट मीटर के जनरेशन जो भी जनरेट हो रहे हैं वो कनेक्ट होंगे। इसमें जो है सोलर जनरेशन जो कनेक्टेड होगा इनपुट साइड में, मतलब डिस्कॉम साइड का जिधर होगा उधर ये कनेक्टेड होगा। सिमिलरली मैं इसमें ये बात करूं जो इसमें जो है डिस्कॉम सेल अंडरटेक रीडिंग बाई डायरेक्शनल मीटर जो है, इसमें जो है बाई डायरेक्शनल, चूंकि मीटर एक तो जनरेशन मीटर हुआ और एक दूसरा मीटर होता है बाई डायरेक्शनल, जिससे जो है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होते हैं। कंज्यूम डिस्कॉम को इसकी रीडिंग लेने के लिए बोला गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की रीडिंग। इसमें क्या होती है, चूंकि ये वही सेम मीटर इसमें रह सकता है, एक जनरेशन की अलग मीटर रहेगी और कंज्यूमर का मीटर जो इसमें अलग रहेगा, और इसमें जो है बोथ मीटर जनरेशन की भी रीडिंग लेनी रहेगी और कंज्यूमर मीटर की भी रीडिंग लेनी रहेगी। इसमें मल्टीपल इंजेक्शन में भी अलाउड। इसमें क्या है, जैसे आपने बड़े कोई इंडस्ट्री हैं और 5-6 बिल्डिंग है तो उसमें मल्टीपल इंजेक्शंस जो है अलग अलग करके एलटी पे अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि बिलिंग मीटर जो है बाई डायरेक्शन नेट मीटर है, तो आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग सोलर जनरेशन के लिए अलग अलग आप मीटर लगा सकते हैं इसमें। इसके केस में जो है मल्टीपल इंजेक्शन नहीं अलाउड रहेगा, क्योंकि ये डिस्कॉम साइड में एक ही बार ये कनेक्ट होगा। इसमें क्या है, जो एज रिकमेंडेड टू इंजेक्ट जनरेशन, इसमें मैं एक ये बता रहा था जिसमें नेट मीटर में आप एज पॉसिबल एज कोशिश करें एलटी साइड में ही कनेक्ट करें, जब तक कि जो है आपके कोई इंडस्ट्री अगर हैं तो आपकी कोई इक्विपमेंट लोड जो है हायर वोल्टेज पे यूज करने के लिए ना हो, तब तक आप जो है इसको एलटी साइड में ही कनेक्ट करें, क्योंकि आप हायर वोल्टेज साइड में यूज करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, और ट्रांसफार्मर लगाने के बाद जो है आपको हायर मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन लॉस आपको उसमें आएगी। तो आप कोशिश ये करें जो मैक्सिमम जो जब तक जरूरत ना हो तब तक जो है आप एलटी साइड में ही इसको कनेक्ट करें, और एसटी साइड में कनेक्ट करने मतलब डबल ट्रांसफॉर्मर, तो आपने स्टेप अप किया और फिर वो डिस्कॉम के एसटी साइड में कनेक्ट होगा, और फिर वो डिस्कॉम वाली जो मेन ट्रांसफॉर्मर है आपकी उसके थ्रू भी फिर लॉसेस डबल लॉसेस का इसमें आएगा। तो आप एज पॉसिबल है कोशिश करें जो इसको एलटी लेवल पे ही कनेक्ट करें। जनरेशन वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बी स्टेप अप अकॉर्डिंग टू कनेक्शन। इसमें क्या रहेगी, जो भी चूंकि मैंने बताया जो ये डिस्कॉम साइड में कनेक्ट होता है, तो ये आपकी जो भी क्लास ऑफ वोल्टेज रहेगा कनेक्शन का उसके अकॉर्डिंग आपको जनरेशन को स्टेप अप करना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या है, जो एडिशनल ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड हो सकती है एसटी कंज्यूमर्स के लिए, एलटी के लिए तो नहीं रहेगी, लेकिन एसटी के लिए एडिशनल ट्रांसफार्मर जो है एडिशनल एक कॉस्ट भी इसमें बढ़नी है। इस केस में ये जरूरी नहीं है जो आपको ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत हो। इसमें क्या है, जो हाईएस्ट आरई कैपेसिटी टू बी कनेक्ट, मतलब ये एक मैंने ऐसे ही बताया है, जो कुछ जैसे एलटी के केस में 112 किलोवाट तक का ही बोला गया है मैक्सिमम एलटी दिया जाएगा। तो आप कोशिश ये करें जो चूंकि आपकी केबल कैपेसिटी और इसे 112 किलोवाट तक एलटी में कनेक्ट करें, उससे ऊपर के 11 केबल, लेकिन ये रिकमेंडेड उतनी नहीं है, आप तो कोशिश करें एलटी पे ही कनेक्ट करें। अगली बात मैं करता हूँ, नेट मीटर ऑलवेज कनेक्ट टू वोल्टेज रेटिंग एंड कैपेसिटी मस्ट बी अकॉर्डिंग टू कनेक्शन वोल्टेज। इसमें भी नेट मीटर को भी जो है कनेक्शन और वोल्टेज के उसके अकॉर्डिंग, नेट मीटर जो भी आप मेन मीटर है तो वो हमेशा आपकी जो एलटी का है तो एलटी के हिसाब से रहेगी, एचटी का रहेगा 33 के बी 11 के बी, उसके अकॉर्डिंग ही नेट मीटर की स्पेसिफिकेशन रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग ये नेट मीटर कनेक्ट होना है। आगे इसमें बात करूँ, जो इसमें क्या है, जो नेट बायडायरेक्शनल मीटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। एक मीटर जो है जनरेशन मीटर के लिए जो डिस्कॉम से कनेक्ट रहती है, और जो कन्वेंशनल मीटर आपकी है उससे जो है आपकी इंपोर्ट काउंट होगी, और जो आपने ग्रॉस मीटरिंग वाले जो डिस्कॉम इन पे कनेक्ट किया उससे जनरेशन में दोनों सिंगल डायरेक्शनल मीटर रह सकती है इसमें। फिर मैं आगे बात करूं नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग से रिलेटेड, इसमें मैक्सिमम सेंसन कैपेसिटी जो नेट मीटर में रहेगी वो मैक्सिमम 500 किलोवाट तक ही नेट मीटर आपको मिलेगा, और मिनिमम जो है 1 किलोवाट की आपकी रहनी है। ग्रॉस मीटरिंग में जो है आपको 1 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की ग्रॉस मीटरिंग मिल सकती है। इसमें जो है बिलिंग आर डन टैरिफ रेट नेट यूनिट ऑन मंथली बेसिस। इसमें क्या है, जो बिलिंग जो है टैरिफ रेट से जो है आपके नेट यूनिट पे, नेट बिल्ड यूनिट पे आपको बिल की जाएगी। इसमें क्या है, जो दोनों बिल किए जाएंगे, आपके इंपोर्ट के अलग बिल किए जाएंगे और एक्सपोर्ट के अलग बिल किए जाएंगे, और दोनों के डिफरेंस जो होंगे वो आपको बिल में शो किए जाएंगे ग्रॉस मीटरिंग में। इसमें एक्सेस एनर्जी एक्सपोर्ट जो भी आपकी जो है इंपोर्ट से ज़्यादा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट बिलिंग साइकिल के लिए होगी। इसमें जो है जो अमाउंट आपकी एक्सेस हो रही है वो कैरी फॉरवर्ड अगले महीने के लिए होगी। इसमें जो है सेटलमेंट पीरियड दोनों के केस में जो है सितंबर से अक्टूबर तक का है।
सेटलमेंट में, मतलब अपन बात करें अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक, तो इसमें जो भी आपकी सितंबर के बिल में जो कैरी फॉरवर्ड यूनिट मिल रही है वो अक्टूबर के महीने में आपको इसकी पेमेंट जो है क्रेडिट की जाएगी। और इस केसेस में सितंबर के बिलिंग में जो भी अमाउंट आपको पेबल दिख रहा है, मतलब आपको देना है, वो आपको जो है अक्टूबर के मतलब 15 नवंबर तक आपको जो है इसका पेमेंट किया जा सकता है। कैश चाहें तो आप कैश ले सकते हैं इसके केस में। इसमें क्या जनरेशन मीटर और नेट बायडायरेक्शनल बोथ, इसमें जनरेशन मीटर भी रिक्वायर्ड रहेगी और नेट मीटर बायडायरेक्शनल मीटर भी रिक्वायर्ड रहनी है। इसमें जो है सिर्फ जो है जनरेशन मीटर रिक्वायर्ड रहेगा, वही पुरानी मीटर जो है आपको यूज आ सकती है। वो नेट मीटर इसमें जो बायडायरेक्शनल नहीं जरूरत है, जो कंज्यूमर मीटर है वही यूज हो सकती है। इससे रिलेटेड मैंने लगभग सारी चीज़ों को आपको बताया। इसमें मेरा ये सिर्फ सबमिशन है, चूँकि ग्रॉस मीटरिंग में कॉस्ट भी ज़्यादा आनी है और जो आपको रेट मिलते हैं, यहाँ मैंने एक रेट का बताया है, जो भी रेट आपको मिलेंगे सोलर के केस में, जो प्रीवियस ईयर में डिस्कॉम द्वारा जो सोलर रेट या विंड रेट जो डिस्कवर में था टेंडर के थ्रू आए होंगे, उस रेट से आपको जो है क्रेडिट आपको मिलेगी। वो पैसे हो सकती है 2 रुपया या 2.5 रुपया, जबकि आपको जो ड्रॉवल होगी वो आपके टैरिफ रेट 7 रुपये 8 रुपये से आपको ये मिलेगी। तो और सिमिलरली जो है अगर जो आप सोलर विंड नहीं है तो एवरेज पावर कॉस्ट जो भी होगा उसके अलावा जैसे आप बायोमास XYZ है उस रेट से आपको मिलेगी। दैट मीन्स है जो आप लेने वाली, जैसे इसमें बात करूं मैं ग्रॉस मीटरिंग में, जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको तो टैरिफ रेट 7 रुपये 8 रुपये से मिल रही है, लेकिन जो आप दे रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्रॉस मीटरिंग में वो को 2 से 2.5 रुपये में मिल रहे हैं। जबकि इस केस में चूंकि वो यूनिट ही सेटलमेंट हो रहा है, दैट मीन्स अपने को नेट मीटरिंग में बाय अमाउंट वाइज में नेट मीटरिंग में बेनिफिट्स है इन कंपेरिजन टू ग्रॉस मीटरिंग। लेकिन इसमें यही है जो अगर आप 500 किलोवाट तक ही लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा अगर कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है अपने को 1 मेगावाट तक लगाने के लिए, तो आप ग्रॉस मीटरिंग में जा सकते हैं। और दोनों इसमें ये कंडीशन ये भी है, दोनों चीज़ें आपको साथ साथ नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग नहीं मिलेगी, नेट मिलेगी तो ग्रॉस नहीं मिलेगी। अब इससे रिलेटेड मैंने जो बताया, जैसे सोलर रूफटॉप, नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग के टॉपिक कवर्ड जो है मैंने लगभग जो है इतनी टॉपिकों को कवर कर रखा है। इसमें से मैं अभी ये तीसरी टॉपिक जो है इसको बता रहा था आपको और थैंक यू। मैं इससे रिलेटेड और चीज़ों को जो है मैं इस सारी टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताऊंगा। आप टॉपिक वीडियो पे बने रहें। धन्यवाद।